हेलो दोस्तों। तो अपन बेटा बीकॉम सेकेंड ईयर इनकम टैक्स का आज अपन पढ़ेंगे 3 इंपॉर्टेंट मॉस्ट क्वेश्चन और बाकी की वीडियोस तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। आज अपन 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है। 99% की आएंगे ही आएंगे या आने की पॉसिबिलिटी है। तो उनमें से अपन पहले एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, एन्यूमरेट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस व्हिच आर एक्सप्रेसली डिसअलाउड इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है हमें बिजनेस एंड प्रोफेशन के उन खर्चों के बारे में बताना है जो कि बिजनेस की इनकम निकालते टाइम माइनस नहीं किए जाते, जो कि डिसअलाउड एक्सपेंसेस होते हैं। डिसअलाउड एक्सपेंसेस मतलब जिनको अपन बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं करते हैं क्योंकि वो बिजनेस के खर्चे नहीं होते हैं। तो हमें इनकम टैक्स के अंदर ऐसे खर्चों के बारे में बताना बेटा। तो हमें इनकम टैक्स के अंदर ऐसे कौन से खर्चे हैं जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम निकालते टाइम उन्हें माइनस नहीं किया जाता, उन्हीं को बताना है। स्टार्ट करते बेटा। आंसर में लिखा हुआ हमारे पास, अपन ने सेंटर हेडिंग डाली है एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड। ऐसे खर्चे जो पूरी तरह से डिसअलाउ होते हैं, जिनको अपन बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं करते। तो हमारे पास लिख रहा है बेटा, व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम, जब अपन इनकम निकालते हैं फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जब अपन इनकम निकालते बिजनेस या प्रोफेशन की कैलकुलेट करते, मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं जिनको अपन, तो लिख रहे हैं बेटा मेनी टाइप ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस, ऐसे कई सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं जो कि अलाउड नहीं किए जाते। अलाउड नहीं किए जाते यानी माइनस नहीं किए जाते। नॉट अलाउड का मतलब क्या बेटा? ऐसे खर्चे जो कि बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं किए जाएंगे, नहीं किए जाते एज डिडक्शन यानी कटौती के रूप में। आगे लिख रहा है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड। आगे लिख रहा है बेटा हमारे पास, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जब अपन बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम निकाल रहे होते हैं तो ये खर्चे हमारे डिसअलाउ होते हैं। पहला पॉइंट लिख रहे हैं बेटा हमारे पास, एक्सपेंसेस इनकर्ड रिगार्डिंग एनी इनकम व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब क्या है बेटा? जैसे कोई भी इंसान है, कोई भी एसएससी है। एसएससी कौन होता है बेटा? जो टैक्स पे करता है। ऐसा पर्सन जो इनकम टैक्स पे करता है उसे इनकम टैक्स के अंदर अपन एसएससी बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास पॉइंट था, एक्सपेंसेस इनकर्ड रिगार्डिंग एनी इनकम व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल टैक्सेबल इनकम, यानी अपन किसी भी बंदे की टोटल इनकम में जो इनकम्स इंक्लूड नहीं करेंगे और इनकम पे जो अपन ने खर्चा किया है। नहीं समझे क्या बात है? लेकिन हमारे पास एक्सपेंसेस इनकर्ड रिगार्डिंग एनी इनकम, अपन ने उन इनकम्स पे खर्चा किया है। अपन ने ऐसी इनकम पे एक्सपेंस इनकर्ड किया है, ऐसी इनकम पे खर्चा किया है जो इनकम अपन एसएससी की टोटल टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अपन ने ऐसी इनकम पे एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है जो कि एसएससी की टोटल टैक्सेबल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो जैसे मान लेते हैं इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है बेटा, रिश्तेदारों से जो गिफ्ट मिलते हैं, रिलेटिव्स से जो गिफ्ट मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। इनकम टैक्स के अंदर रिश्तेदारों से, रिलेटिव्स से जो गिफ्ट मिलते हैं वो क्या होते हैं? एग्जेम्प्ट। अब मान लो आपने अपने रिश्तेदार से कुछ गिफ्ट पाने के लिए कुछ खर्चा कर दिया, तो वो खर्चा क्या रहेगा? यहाँ पर डिसअलाउ रहेगा। आपने अपने रिश्तेदार से कोई गिफ्ट पाने के लिए कोई खर्चा कर दिया है तो वो खर्चा क्या रहेगा? डिसअलाउ रहेगा, उसे बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं किया जाएगा। तो ये लिखना है बेटा हमारे पास, इफ एनी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, अगर कोई भी खर्चा किया जाता है फॉर एन इनकम व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड, जिसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे इन टोटल इनकम ऑफ एसएससी। अगर अपन एसएससी की टोटल इनकम में किसी इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे और अगर अपन ने उस पे कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड करा है, देन इट विल बी डिसअलाउड। तो वो क्या हो जाएगा बेटा? डिसअलाउ हो जाएगा, उसको इनकम में से माइनस नहीं करना, बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं करना। डिसअलाउड एज एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, इफ द एसएससी रिसीव्स, अगर कोई एसएससी रिसीव करता है एन इनकम थ्रू गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, अगर किसी एसएससी को इनकम होती है
गिफ्ट मिलता है अपने रिलेटिव से, इट इज जनरली नॉट इंक्लूडेड इन टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ असेसी। तो अपन इस गिफ्ट की इनकम को असेसी की टोटल टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड इफ असेसी, और अगर असेसी इंकर्ड करता है एनी एक्सपेंडिचर फॉर रिसीविंग गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, अगर कोई भी असेसी अपने रिश्तेदार से गिफ्ट पाने के लिए कोई भी खर्चा करता है, देन द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। तो ये एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा, यानी इसको बिजनेस की इनकम निकालते टाइम उसमें से माइनस नहीं किया जाएगा। आगे लिख रहा है बेटा हमारे पास, नो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर डोनेशन इन सर्टेन फंड। अगर अपन ने दान दिया है, इनकम टैक्स में बोला जाता है दान देना पाप है। अगर अपन ने कुछ जगह पर दान दिया है तो वो दान देना बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए, आप खुद ही मान लीजिए, आप लोगों को, आप में से किसी को भी इनकम हो रही है 10 लाख रुपए की, अब आपने उसमें से डोनेशन कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे? सर मेरे पास जो इनकम हो रही थी, मुझे, मैंने बिजनेस से जो पैसे कमाए वो 10 लाख कमाए, लेकिन मैंने भलाई में दान में 1 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया, तो सर आप जो टैक्स लगाए वो मेरी केवल 9 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स लगाए। आप यही बोलेंगे कि सर मेरे पास आए तो बिजनेस के प्रॉफिट से 10 लाख रुपए थे, लेकिन मैंने डोनेशन दे दिया 1 लाख का, तो आप जो टैक्स लगाए वो 9 लाख पे लगाए, क्योंकि मेरे पास अब इनकम केवल कितनी बची है? 9 लाख। लेकिन अगर आपने डोनेशन सर्टिफाइड जगह दिया है, ऑथोराइज जगह दिया है, एटीजी की एक लिस्ट बनी हुई है, एटीजी की, एटीजी की बेटा चार्ट लिस्ट बनी हुई है, डिडक्शंस होती है एटीजी, उसमें चार्ट लिस्ट बनी हुई है। अगर उन जगह पर आप डोनेशन देते हो तभी आपकी इनकम में से डोनेशन को माइनस किया जाएगा, अदरवाइज माइनस नहीं किया जाएगा। जैसे कि क्या लिख रहा है हमारे पास, if assessee donates such as food, material, cloth, medicine, etc. above rupees 2000 in cash, then assessee don't qualify for deduction under section 80G। क्या लिखा हुआ बेटा? अगर कोई भी assessee डोनेट करता है फूड, खाना, कोई भी मटेरियल या मेडिसिन या कपड़े, अबाउट 2000 रुपए से ज्यादा, इन कैश, कैश में, अगर आपने दान किया है, कैश में किया है, आपने कपड़े दान किए, खाना दान किया या मेडिसिन दान करी या कैश ही डोनेट कर दिया, लेकिन 2000 से ज्यादा किया है खर्चा कैश में, तो फिर वो डोनेशन क्या रहेगा? डिसअलाउड रहेगा। वो डोनेशन क्या रहेगा? डिसअलाउ, उससे आपकी इनकम में से माइनस नहीं किया जाएगा। आपको जो भी डोनेशन करना है आप किस में करो बेटा? चेक में करो या डीडी के थ्रू करो या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू करो, ताकि गवर्नमेंट के पास भी उसका प्रूफ रहे। आपने कैश में किया है तो गवर्नमेंट ये मानेगी आपके पास 2 नंबर का पैसा है, तो उस 2 नंबर के पैसे को आपकी इनकम में से माइनस नहीं किया जाएगा। बाकी थर्ड हमारे पास है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट विद पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, जिससे किसी भी नेता के साथ अखबार के फ्रंट पेज पे आपने अपनी फोटो खिंचवाई, किसी भी नेता के साथ आपने अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट किया फ्रंट पेज पर, तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख जो भी लगे होंगे वो खर्चा क्या रहेगा? डिसअलाउ रहेगा, उसे बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं किया जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इन दी सोवियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया इन दी सोवियर, सोवियर यानी याद बनाने के लिए, मेमोरीज बनाने के लिए, इस मूवमेंट को यादगार बनाने के लिए आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अब एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है उसे यादगार बनाने के लिए, तो वो क्या रहेगा बेटा? डिसअलाउ रहेगा। पर्सनल एक्सपेंसेस, आप लोगों के जितने भी पर्सनल एक्सपेंस होंगे एसएससी के, वो क्या रहेंगे? डिसअलाउ रहेंगे। ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स आर डिसअलाउड एज एक्सपेंसेस। सर्टेन एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड। टीडीएस की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस क्या होता है बेटा? टैक्स। अब मान लो आपने इंडिया के बाहर कोई भी पेमेंट करा, इंडिया के बाहर किसी भी बंदे को आपने पेमेंट किया, मान लो आपने 10,000 रुपए किराया चुकाया इंडिया के बाहर। आप जिस घर के अंदर रहते हैं उसका जो ओनर है वो इंडिया के बाहर रहता है, फॉरेन में रहता है, अदर कंट्री के अंदर रहता है। अब आपने उससे जो भी बिल्डिंग का रेंट चुकाया है 10,000 या 1 लाख, मान लो उस पर इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स बनता था 10,000 रुपए, तो 1 लाख में से 10,000 आपको इंडियन गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने थे, लेकिन आपने क्या करे? पूरा का पूरा पेमेंट ओनर को पे कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी के ओनर को, जो भी आपका मकान का मालिक था, लेकिन वो 10,000 का टैक्स आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, इंडिया की गवर्नमेंट को। तो आपने जो किराया चुकाया है, आपका जो खर्चा है, उसे बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं किया जाएगा, जब तक अगर आप टैक्स
नहीं चुकाते इंडियन गवर्नमेंट को, तो आपने जो भी पेमेंट किया होगा वो पेमेंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। उस पेमेंट को बिजनेस की इनकम में से अलाउ यानी माइनस नहीं किया जाएगा। लिखा है इफ एनी इंटरेस्ट, सैलरी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, अगर अपन ने किसी भी इंटरेस्ट का, सैलरी का या फीस का पेमेंट किया है टेक्निकल सर्विस के लिए, इज पेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर पेमेंट किया है, विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, बिना टैक्स काटे, बिना टैक्स काटे मतलब उसमें से आपने टैक्स को काटा नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को चुकाया नहीं, और आपने वो पूरा पेमेंट किसको कर दिया, ऑनर को कर दिया, देन इट विल बी डिसअलाउड एज एक्सपेंसेस, तो वो पूरा पेमेंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, यानी उसे बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी तरह के डायरेक्ट टैक्सेस है वो पर्सनल होते हैं, तो बेटा ये क्या रहेंगे, डिसअलाउ रहेंगे। इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स आर डायरेक्ट, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स आर डायरेक्ट टैक्सेस, इट इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंसेस, तो ये अलाउड नहीं किए जाते। अलाउड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें बिजनेस में से, बिजनेस की इनकम में से माइनस किया जाता है। अलाउड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिन्हें बिजनेस की इनकम में से माइनस किया जाता है, तो ये वाला खर्चा क्या है, नॉट अलाउड है। नॉट अलाउड मींस क्या है, डिसअलाउ है, तो इसको अपन बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं करेंगे। नेक्स्ट बोर्ड पर पढ़ते हैं बाकी का, है ना। आगे बेटा हमारे पास लिखा है एक्सपेंसेस डिसअलाउड फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के केस में कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउ रहेंगे, इफ एनी पार्टनरशिप फर्म इज पेड इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन इन एक्सेस ऑफ लिमिट अंडर सेक्शन 40B। जब अपन पार्टनरशिप फर्म के प्रैक्टिकल करते तो बेटा अपन यहाँ पर लिमिट निकालते 40B के अंदर, तो आपने अगर किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट, सैलरी या रेम्युनरेशन पे किया है 40B की लिमिट से ज्यादा, तो वो जो ज्यादा वाला पेमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये लिख रहा है देन एक्सेस पेमेंट विल बी डिसअलाउ, एक्सेस पेमेंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, जो भी लिमिट से ज्यादा का आपने पेमेंट किया होगा। एक्सपेंसेस डिसअलाउड फॉर एओपी, एओपी के केस में बेटा जो भी सैलरी, इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन होता है, कमीशन होता है, सब क्या होता है, डिसअलाउ होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इन द केस ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बहुत सौ को एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में नहीं पता, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में नहीं पता, तो बेटा एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, एओपी क्या होता है। जैसे मान लेते बेटा कोटा के अंदर एक सिटी मॉल बनाना है, कोटा के अंदर क्या बनाना है बेटा, एक सिटी मॉल। अब इस सिटी मॉल को बनाने के लिए बेटा मान लो कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे, सिटी मॉल को बनाने के लिए क्या लगेंगे, कॉन्ट्रैक्टर, और वो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कौन कौन शामिल है, एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कोई भी इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर सिटी मॉल को बनाने के लिए कंपनी, फर्म, एचयूएफ, इंडिविजुअल, इन सब ने हाथ मिलाया है, इन सब ने हाथ क्यों मिलाया है, क्योंकि ये कोटा के अंदर सिटी मॉल बनाएंगे, तो बेटा इस केस को अपन बोलेंगे एओपी, क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई क्या होता है, सेम केस, अगर सिटी मॉल को बनाने के लिए कोई भी इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे कि अरुण, तरुण, विनायक, मुकेश, ये बेटा इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो अगर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इंडिविजुअल्स ने हाथ मिलाया है, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स ने हाथ मिलाया है, तो बेटा इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और अगर इसी काम को करने के लिए कंपनी, फर्म, एचयूएफ, इंडिविजुअल्स मिले हो साथ में, तो उसको बोलते हैं बेटा अपन एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। In the case of an association of person या body of individual, interest, salary, bonus, commission, etc. will be disallowed. AOP और BOI के केस में ये सब क्या होते हैं बेटा, डिसअलाउ होते हैं। Excess payment of expenses to relatives. मान लो बेटा आपको कोई माल खरीदना है, आप अपना बिजनेस चला रहे हो, अब आपको क्या है, कोई सामान खरीदना है या माल खरीदना है या कोई सर्विस लेनी है, अब वो सर्विस या माल आपने अपने रिलेटिव से ही खरीदा। जैसे मान लो आपको आपका बिजनेस चलाना है और आपके बिजनेस में आप बेचते हो कपड़े, तो आप जो कपड़े वो अदर होलसेलर से खरीदते हो, लेकिन आपने इस बार कपड़े अपने ही रिलेटिव से खरीद लिए। अगर अपन सेम क्वालिटी और सेम कपड़ों की बात करें तो अदर होलसेलर्स बेच रहे 1 लाख में, लेकिन क्योंकि वो आपका रिलेटिव है तो आपने जानबूझ के उसे एक्स्ट्रा पेमेंट किया, आपने उन्हीं कपड़ों का, उन्हीं क्वांटिटी में, उन्हीं क्वालिटी के कपड़ों का 1 लाख की जगह 1,20,000 दे दिया, तो 20,000 जो एक्स्ट्रा पेमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। इफ एनी गुड्स और सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिलेटिव्स देन एक्सेस पेमेंट कंपेयर्ड टू नॉर्मल पेमेंट विल बी डिसअलाउड। यहाँ पे नॉर्मल पेमेंट मैंने आप लोगों को बताया, नॉर्मल पेमेंट कितना था, 1 लाख,
लेकिन हमने हमारे रिलेटिव्स को जो पेमेंट करा है वो कितना करा है, 20,000 ज्यादा करा है। तो 20,000 वाला जो ज्यादा पेमेंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डिसअलाउ हो जाएगा। आगे हमारे पास लिख रहा है पेमेंट ऑफ इन एक्सेस ऑफ 10,000 नॉट पेड बाय अकाउंट पेइंग चेक या डीडी। अब यहाँ पर बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर एक रूल है बेटा, अगर आप किसी भी बंदे को 10,000 से ज्यादा पेमेंट करना चाहते हो तो कैश में मत करो। अगर आप किसी भी बंदे को 10,000 से ज्यादा का पेमेंट करना चाहते हो तो उसे कैश में नहीं करना है। कैसे करना है, या तो अकाउंट पे ही चेक के थ्रू या डीडी के थ्रू, या तो अकाउंट पे ही चेक के थ्रू या डीडी यानी डिपॉजिट ड्राफ्ट के थ्रू। अगर आप कैश में पेमेंट करते हो 10,000 से ज्यादा का तो उस पेमेंट को पेमेंट नहीं माना जाएगा और उससे इनकम में से माइनस नहीं किया जाएगा, यानी वो पेमेंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। और अगर आप वही 10,000 से ज्यादा का पेमेंट चेक से या डीडी के थ्रू करते हो तो फिर उससे क्या माना जाएगा, बिजनेस का खर्चा, और उससे बिजनेस की इनकम में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। If payment in excess of rupees 10,000 is not paid by account paying check or DD, then whole amount of payment is disallowed। तो सारा खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। डिसअलाउ मतलब उससे बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं किया जाएगा। एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एम्प्लॉय। एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्या होता है बेटा, आप बिजनेसमैन हो लेकिन आपके अंदर भी तो दिल है, आपने उस दिल में जो भी आपके अंदर करुणा भाव आया होगा, काइंडनेस आई होगी, तो काइंडनेस के जरिए किसी को ज्यादा पेमेंट कर दिया। कैसे ज्यादा पेमेंट कर दिया, मान लो आपके बिजनेस के अंदर कोई एम्प्लॉय था, काम करते करते या तो बिल्डिंग से गिर गया या मशीन के अंदर उसका हाथ आ गया या कोई ऐसा दर्दनाक हादसा हो गया जिससे उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो आपने उसके घर वालों को, उसकी बीवी को, उसके जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनका घर गृहस्थी चलाने के लिए आपने एक एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया कि भाई ये पैसा लो। आपका जो पति है वो नहीं रहा तो फिर आपने क्या कर दिया, उसको पेमेंट कर दिया ज्यादा, तो ज्यादा पेमेंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, एक्स ग्रेशिया पेमेंट। ये एक्स ग्रेशिया पेमेंट और किसको बोलते हैं, जैसे मान लो मेरा ही कोई ब्रदर है, मेरे चाचा का जो लड़का है और मेरी एक फैक्ट्री या मेरा कोई बिजनेस है, उसके अंदर मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। अब मैंने क्या करा, मेरे चाचा के लड़के को मैनेजर बना दिया। मैनेजर की जो नॉर्मल सैलरी होनी चाहिए वो 20,000 या 30,000 होनी चाहिए, लेकिन मैं उसको क्या कर रहा हूँ, 50,000 दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे चाचा का क्या है, लड़का है। तो यहाँ पर जो मैं एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहा हूँ उसको बोलते हैं एक्स ग्रेशिया। तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ, उससे बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं किया जाएगा। तो लिखना बेटा हमारे पास, इफ एनी पेमेंट इज मेड एज एक्स ग्रेशिया दैट इज पेड एज काइंडनेस इवन एम्प्लॉयर इज नॉट बाउंड। मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो बंदे की डेथ हो गई थी हमारी फैक्ट्री में काम करते करते, तो हमने उसकी विधवा वाइफ को क्या कर दिया, पैसा दे दिया है। तो इस पे गवर्नमेंट की कोई बाउंडेशन है ही नहीं, एम्प्लॉयर बाउंड है ही नहीं पैसा देने के लिए। मान लो गवर्नमेंट ने कोई बाउंडेशन लगाई नहीं है, अगर गवर्नमेंट ऐसी बाउंडेशन लगा देती है कि आपकी फैक्ट्री में अगर कोई वर्कर काम करते हुए दर्दनाक हादसे की वजह से मर जाता है तो आपको उससे पैसा देना पड़ेगा, तो ये बाउंडनेस है, तब तो अपन उसको बिजनेस की इनकम में से माइनस करेंगे। लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर वो पेमेंट क्या रहेगा, डिसअलाउ रहेगा। If any payment is made as ex gratia that is paid as kindness, even employer is not bound, then it is disallowed as expenses. For example, any amount paid to widow of employee. अगला हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ प्रोविजन। बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर अगर आपने कोई भी प्रोविजन बनाया है, लाइक आपने बना लिया डोनेशन के लिए, प्रोविजन फॉर डोनेशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये सारे प्रोविजंस क्या हो जाएंगे बेटा, डिसअलाउ हो जाएंगे। ये सारे प्रोविजंस क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ। प्रोविजन, वेरियस टाइप ऑफ प्रोविजन सच एज प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के लिए कोई प्रोविजन बना रखा है, या प्रोविजन फॉर रिपेयर। प्रोविजन वर्ड अकाउंट्स के अंदर पड़ा हुआ है, आप लोग जानते हो प्रोविजन क्या होता है, अभी अकाउंट्स पढ़ नहीं रहे तो मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा, डिसअलाउ हो जाएंगे। सर्टेन टाइप्स ऑफ पेनल्टी एंड लीगल चार्जेस। अब आपने क्या करा, जैसे मान लो रेड सिग्नल था, आप बिजनेस के लिए लेट हो रहे थे या आपका कोई क्लाइंट बैठा हुआ था, तो आपने रेड सिग्नल तोड़ा और गाड़ी आगे बढ़ा दी, तो आपके ऊपर क्या लग गया बेटा, पेनल्टी लग गया और केस लग गया। पुलिस ने आपके ऊपर केस लगा दिया, मान लो पुलिस ने केस लगा दिया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लॉयर हायर करना पड़ेगा। तो लॉयर हायर करोगे तो लॉयर को क्या देना पड़ेगा, पैसा, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, लीगल चार्जेस। तो आपने क्या करा, एक तो रूल ब्रेक करा तो उसके तौर पे पेनल्टी देनी पड़ी, या आपके ऊपर कोई भी इल्लीगल केस चल रहा था, आपने किसी को ठोक दिया और यहाँ पर आपने जो भी लॉयर हायर किया होगा तो उसको जो भी पैसा दिया होगा, तो वो लीगल चार्जेस नहीं है, वो इलीगल चार्जेस है, तो वो क्या रहेगा, डिसअलाउ रहेगा।
if any penalty is imposed due to infringement of law or any legal charges is incurred to protect against such penalty then it is disallowed as expenses। अब मान लो आपको वो पेनल्टी चुकानी नहीं है, पुलिस वालों को पेनल्टी देनी नहीं है, आपने जो रूल ब्रेक करा है उसके अगेंस्ट आपने लॉयर हायर किया है, तो आपने इस पेनल्टी को बचाने के लिए और खर्चा किया है, तो वो और खर्चा भी क्या रहेगा, डिसअलाउ, उसे बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं किया जाएगा। बाकी जो जो अपन ने पढ़े उन्हीं को अपन ने थोड़ा बहुत अलग करके यहाँ पर लिख दिया, सम एग्जांपल्स ऑफ डिसअलाउड एक्सपेंसेस करके, ताकि आप लोगों के पास लिखने का मटेरियल हो जाए। आप लोगों को जो 10 नंबर में 3 पेजेस भरने होते हैं वो आपके भर जाए, तो ये अपन ने लिख दिया है। वही चीजें बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं होगा, आप लोग पढ़ोगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई भी खर्चा नहीं है यहाँ पर, या ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इजीली आ जाएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, बाकी जो सेकंड नंबर का मैंने आप लोगों को बोला है कि 3 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, तो अपन सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ते। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज स्टेट्स इन द असेसमेंट ईयर, एक्सप्लेन दिस रूल एंड स्टेट्स इट्स एक्सेप्शन। बोल रहे बेटा अपने से इनकम अर्न, जो इनकम अपन कमाते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में यानी पिछले साल, इज टैक्स, उस पर टैक्स लगाया जाता है इन द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर यानी अगले साल, यानी ये क्या है, अपन पैसा तो कमाते हैं पिछले साल और उस पर टैक्स चुकाते हैं अगले साल, तो पिछले साल जो पैसा कमाते हैं उस पर टैक्स चुकाया जाता है अगले साल में। इस रूल को एक्सप्लेन करना है और इसके अपवाद बताने, एक्सेप्शंस बताने। या फिर ये क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, इनकम टैक्स लगाया जाता है जिस ईयर में कमाते हैं उसी ईयर में। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अपन जो पिछले साल पैसा कमाते हैं उसमें टैक्स चुकाते हैं असेसमेंट ईयर में नहीं अगले साल, तो इस रूल को एक्सप्लेन करो और उसके अपवाद बताओ। फिर इस क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है, डिजाइन किया गया है अपवाद वाले फॉर्म के अंदर, जिस ईयर में कमाएंगे उसी ईयर में चुकाएंगे। इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, इनकम टैक्स लगाया जाता है प्रीवियस ईयर की इनकम पे, यानी एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। डू यू फुल्ली एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? इफ नॉट व्हाट आर द एक्सेप्शंस, तो मैं एक्सेप्शंस बता दें। तो बेटा यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या होती है और असेसमेंट ईयर क्या होता है बेटा। तो आप लोगों को मैं पहले बता देता हूं बेटा प्रीवियस ईयर क्या होता है। अभी अभी हमारा जो साल चल रहा था बेटा, जो कि मार्च 31 2024 को एंड हुआ है, मार्च 31 2024 को एंड हुआ है, वो हमारा ईयर चल रहा था बेटा 2023 और 24, जो कि अभी एंड हुआ है। जब आप लोगों ने एडमिशंस लिया होगा जुलाई 2023 में कोचिंग्स के अंदर, जुलाई 2023 में कोचिंग्स के अंदर, तो बेटा कौन सा ईयर चल रहा था, 23-24, कौन सा ईयर चल रहा था, 23 और 24। तो जो ईयर चल रहा है वो तो होता है बेटा असेसमेंट ईयर, और इसके पहले वाला, इसके जस्ट पहले वाला ईयर 2022 और 23, वो क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। तो जो ईयर चल रहा था हमारा जुलाई 2023 में जब आप लोगों ने कोचिंग्स के अंदर एडमिशन लिया, तो वो ईयर चल रहा है, वो ईयर जो चल रहा है उसको तो बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर हमारा इस साल के हिसाब से 2024 एग्जामिनेशंस के हिसाब से कौन सा था, 2023 और 24। इसके जस्ट पहले वाला ईयर कौन सा हो जाएगा बेटा, 22 और 23। तो 22-23 में जो हमने पैसा कमाया होगा उस पर टैक्स हमें चुकाना है कौन से ईयर में, 23 और 24 में। जो पैसा हमने 22 और 23 में कमाया होगा उस पर टैक्स चुकाना है 23 और 24 में। तो ये तो हो जाएगा असेसमेंट ईयर, और जिस ईयर में पैसा कमा लिया वो हो जाएगा प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है अपने से 22-23 में जो पैसा कमाया उस पर टैक्स चुकाना है 23-24 में, सही बात है। लेकिन कुछ अपवाद या कुछ एक्सेप्शंस ऐसे भी हैं कि अगर 22-23 में पैसा कमाया होगा तो 22-23 में ही टैक्स चुकाना पड़ेगा। 22-23 में पैसा कमाया होगा, इनकम कमाई होगी, तो उसी ईयर में इनकम टैक्स देना पड़ा होगा। तो पहले देखेंगे प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है बेटा, असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाला ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर। Previous year means the financial year. Previous year means the financial year immediately preceding the assessment year. Assessment year के just पहले वाला year. Assessment year के just पहले वाला year. Assessment year के just पहले वाला financial year क्या होता है, previous year. तो assessment year के just पहले वाला financial year क्या होता है, previous year.
एज द असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर होता है कमेंसेस फ्रॉम 1 अप्रैल, कहां से स्टार्ट होता है बेटा 1 अप्रैल से, एवरी ईयर, हर साल। द प्रीवियस ईयर मींस दैट पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है बेटा वो कितने महीने का होता है, 12 महीने का। कितने महीने का, 12 महीने का। द प्रीवियस ईयर मींस दैट पीरियड ऑफ 12 मंथ्स व्हिच एंड जस्ट बिफोर, जो कि खत्म होता है जस्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी जैसे असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो रहा होगा उसके जस्ट पहले असेसमेंट, जैसे असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो रहा होगा उसके जस्ट पहले प्रीवियस ईयर क्या हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा। क्या लिख रहा है, दोबारा पढ़ेंगे। द प्रीवियस ईयर मींस दैट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स व्हिच एंड्स जस्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के शुरू होने के पहले ही प्रीवियस ईयर क्या हो रहा होता है, एंड हो रहा होता है। असेसमेंट ईयर के शुरू होने के पहले प्रीवियस ईयर क्या हो रहा है बेटा, एंड हो रहा है। प्रीवियस ईयर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। दैट इज ऑन 31 मार्च, और कब एंड हो रहा होगा, 31 मार्च को। आगे क्या लिख रहा है बेटा, प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेट अप इन दी फाइनेंशियल ईयर। अब ये क्या कहना चाह रहा है बेटा, ये क्या कहना चाह रहा है, मान लो अपन ने नया नया स्टार्टअप डाला है, नया नया स्टार्टअप डाला है। अब अपन ने क्या करा, हमें पता नहीं था तो हमने 1 अप्रैल की जगह हमारा बिजनेस, हमें आइडिया आया 1 जुलाई 2022 को। हमें जो आइडिया आया वो कब आया, 1 जुलाई 2022 को। तो हमने हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो कब स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई 2022 को, जबकि यहाँ पे कब स्टार्ट हो रहा था 1 अप्रैल 2022 को, और एंड कब होता है 31 मार्च 2023 को। तो हमारा जो हमें आइडिया आया बिजनेस हमने जो ओपन करा वो 1 जुलाई 2022 को ओपन करा, और हमारा बिजनेस का जो ईयर एंड होगा, अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, वो कब होगा, 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023। इट मींस हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो अभी केवल कितने महीने का रह गया, 9 महीने का। हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो केवल अभी कितने महीने का रह गया, 9 महीने का। अब इसके बाद क्या आएगा बेटा, असेसमेंट ईयर। इसके बाद क्या आएगा, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कब चालू होगा बेटा, 1 अप्रैल 2023 को, और एंड कब होगा बेटा, 31 मार्च 2024 को। एंड कब होगा, 31 मार्च 2024 को। तो ये कहना चाह रहा है बेटा, अगर आप नई बिजनेस स्टार्ट करोगे, नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो उसके लिए हमारा प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है। अगर हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में हमारा प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम भी हो सकता है। जैसे हमने हमारा बिजनेस अगर 1 जुलाई 2022 को स्टार्ट करा है तो 31 मार्च 2023 को एंड हो जाएगा, तो हमारा प्रीवियस ईयर यहाँ पर केवल कितने महीने रहा, 9 मंथ्स, जबकि हमारा असेसमेंट ईयर हमेशा कितने महीने का रहता है, 12 महीने का। कितने महीने का रहता है, 12 महीने का। अब क्या होता है बेटा, ये जो प्रीवियस ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर ये वाला है, लेकिन जब 23-24 में अपन जो पैसा कमाएंगे तो जिस ईयर में अपन पैसा कमाते हैं वो क्या बन जाता है, प्रीवियस ईयर। तो जब प्रीवियस ईयर 23-24 में अपन पैसा कमाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रीवियस ईयर। तो इसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा बन जाएगा, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। यानी अब इस वाले ईयर के लिए, इस वाले असेसमेंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, 23-24, और 23-24 वाले असेसमेंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, 22-23। इस तरह चलता है। तो ये कह रहा है बेटा, प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेट अप इन द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेट अप इन द फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में अपन ने नया सेटअप डाला है असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाले में, फॉर सच बिजनेस या प्रोफेशन, ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए द प्रीवियस ईयर शेल बी द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट, जिस डेट से अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया है ऑफ द बिजनेस या प्रोफेशन एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च, और जिस ईयर पे हमारा बिजनेस एंड हुआ है। इफ दिस पीरियड इज लेस देन ए ईयर, और ये पीरियड हमारा 1 साल से कम भी हो सकता है। ये पीरियड हमारा 1 साल से कम भी हो सकता है। कौन सा पीरियड, जब अपन ने नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो इसमें शुरुआत लेनी अपने को जिस डेट से अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया है और एंड हो रहा होगा 31 मार्च पे, तो ये पीरियड 1 साल से कम भी हो सकता है। कैसे कम हो सकता है, क्योंकि बिगिनिंग डेट ये और एंडिंग डेट ये, तो ये 1 साल से कम हो गई ना। कितने महीने हुए, 9 महीने। फॉर एग्जाम्पल एन असेसी सेटअप इट्स न्यू बिजनेस, एग्जाम्पल के लिए एक असेसी ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है ऑन 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 को। इस प्रीवियस ईयर विल बी ऑफ 9 मंथ्स, तो इसका प्रीवियस ईयर कितने महीने का हो जाएगा, 9 महीने का। फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24,
असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इसका प्रीवियस ईयर कितने महीने का हो जाएगा? 9 महीने का। बिगिनिंग विद 1 जुलाई 2022 एंड एंडिंग विद 31 मार्च 2023, क्योंकि ये ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 जुलाई 2022 से, और एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2023 को। तो असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो कितने महीने का हो जाएगा? 9 महीने का। लेकिन ये प्रीवियस ईयर केवल एक बार 9 महीने का होगा। अब आगे आने वाले सालों में ये प्रीवियस ईयर कितने महीने का होगा? 12 महीने का। कैसे? मैंने आपको बताया, जैसे मान लो इस ईयर में अपन ने जो पैसा कमाया है उसका टैक्स कब चुकाएंगे? अगले साल 24-25 में। तो 24-25 के लिए प्रीवियस ईयर अब कितने महीने का रहेगा? 12 महीने का। यानी एक बार ही 9 महीने का है, आगे आने वाले सालों में ये हमेशा कितने महीने का रहेगा? 12 महीने का। इन ऑल कमिंग ईयर्स इस प्रीवियस ईयर विल बी ऑफ कंप्लीट 12 मंथ्स। आगे आने वाले सालों में ये प्रीवियस ईयर हमेशा कितने महीने का रहेगा? 12 महीने का रहेगा। बिगिनिंग विद 1 अप्रैल, क्योंकि ये शुरू होएगा 1 अप्रैल को और एंड होएगा 31 मार्च को। जनरल रूल क्या होता है? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के इनकम पे टैक्स लगाया जाता है अगले साल असेसमेंट ईयर में। जनरल रूल क्या होता है? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के इनकम पे टैक्स लगाया जाता है अगले साल। अब एक्सेप्शंस क्या है? जिस ईयर में पैसा कमाएंगे उसी में टैक्स देंगे, जिस ईयर में पैसा कमाएंगे उसी में टैक्स देंगे। तो ये अपवाद हो जाएगा। जनरली टैक्स इज चार्ज, जो कि जनरली टैक्स है वो चार्ज किया जाता है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के इनकम पे टैक्स लगाया जाता है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस है टू द अबव रूल, इस रूल के। इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में द इनकम विल बी टैक्स, इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा इन दी सेम ईयर, जिस ईयर में पैसा कमाएंगे उसी पे टैक्स लगा देंगे, चुका देंगे। इन विच इट अराइजेस, उसी ईयर में अराइज हो जाएगा, उसी ईयर में चुकाना है। देयर आर एज फॉलोज। तो पहला पॉइंट है बेटा हमारे पास, शिपिंग बिजनेस बाय नॉन रेजिडेंट। ऐसा बंदा जो फॉरेन कंट्री में रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन रेजिडेंट। ऐसा बंदा जो बाहर की कंट्री में, अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में रहता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन रेजिडेंट। तो शिपिंग बिजनेस बाय नॉन रेजिडेंट। अब बेटा बाहर का कोई बंदा है तो जो वो अपना शिपिंग बिजनेस कर रहा है, शिप का बिजनेस कर रहा है, वो इंडिया में कर रहा है। रहता तो कहां पे? अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, और शिपिंग बिजनेस कहां पे कर रहा है? इंडिया में। इंडिया में उसका कोई शिप है जहां पर उसका शिप काम कर रहा है। वो शिप क्या काम करता है? इंडिया से माल को, गुड्स को, पर्सन्स को, या फिर जानवरों को, एनिमल्स को, पर्सन्स को, एनिमल्स को या गुड्स को, वो इंडिया से वो शिप कहां पे लेके जाता है? फॉरेन में। तो वो पैसा कहां से कमा रहा है? इंडिया से। मैंने बोला शिपिंग बिजनेस बाय नॉन रेजिडेंट, ऐसा बंदा जो इंडिया के बाहर रहता है, अब उसका जो शिप है वो इंडिया के अंदर काम कर रहा है, इंडिया के अंदर वो बिजनेस कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? उस शिप से इंडिया से लोगों को, माल को, या फिर घोड़े गधों को इंडिया से कहां लेके जा रहा है? बाहर लेके जा रहा है। तो वो कमा कहां से रहा है? इंडिया से। तो उसको टैक्स भी कहां पे देना होगा? इंडिया में। जैसे मान लो वो शिप यहाँ पर रहा 2 महीने, तो 2 महीने में उसने जो भी यहाँ से माल लेके जाएगा, पर्सन्स को लेके जाएगा, तो यहाँ से जो भी पैसा कमाया, तो सेम ईयर में, सेम पीरियड में उसको इसी ईयर टैक्स चुकाना है, उसको अगले साल नहीं चुकाना, सेम ईयर में चुकाना होगा। जैसे उसके पास पैसा आएगा ना, वैसे उसको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या रूल है? जैसे मान लो इंडिया से उसको जो भाड़ा मिला, भाड़ा मिलेगा ना उसको, इंडिया से वो पर्सन्स ले, तो जैसे मान लो उसको इंडिया से जो भी भाड़ा मिला, भाड़ा कितना मिला बेटा? 1 करोड़। भाड़ा कितना मिला? 1 करोड़। अब 1 करोड़ जो भाड़ा मिलेगा, हमें उसकी इनकम कितनी माननी है? तो इनकम हम माननी है उसकी 7.5%। तो 1 करोड़ का अपन 7.5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5 लाख। कितना आ जाएगा? 7.5 लाख। तो ये उसकी क्या मान ली जाएगी बेटा? इनकम। और इस 7.5 लाख पे फिर उसको टैक्स पे करना है कितने परसेंट से? 40% से। कितने परसेंट से? 40% से। तो उसको भाड़ा मिला, इंडिया में मिला हो चाहे इंडिया के बाहर मिला हो, 1 करोड़ का उसको भाड़ा मिला है, रेंट मिला है, उस पर अपन को 7.5% निकालना है। तो इनकम कितनी आ जाएगी बेटा? 7.5 लाख। और उसमें फिर टैक्स लगा देना है कितने परसेंट से? 40% से। लेकिन इसके अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस या फिर सरचार्ज नहीं आया है। 40% अलग से फिर लगेगा इन एडिशन सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो बेटा देखो यही लिख रहा है यहाँ पर, दिस सेक्शन अप्लाइज, ये सेक्शन अप्लाई होता है टू अ नॉन रेजिडेंट, एक नॉन रेजिडेंट पे, ऐसा बंदा जो इंडिया के बाहर रहता है, एंगेज्ड ऑन शिपिंग बिजनेस, जो कि एंगेज्ड है शिपिंग बिजनेस में, यानी जो पैसेंजर्स को, माल को या लाइव स्टॉक्स को, घोड़े गधों को इंडिया से कहां ले जा रहा है? बाहर ले जा रहा है। शिपिंग बिजनेस एंड डिराइविंग इनकम देयर फ्रॉम,
और उसको इस बिजनेस से क्या हो रही है, इनकम हो रही है बाय कैरिंग पैसेंजर्स, या तो पैसेंजर्स को यहाँ से ले जा रहा है या लाइव स्टॉक घोड़े गधों को ले जा रहा है, और गुड्स फ्रॉम अ पोर्ट इन इंडिया, इंडिया के पोर्ट से घोड़े गधों को, इंसानों को या माल को क्या ले जा रहा है, बाहर ले जा रहा है, उससे पैसा कमा रहा है। 7.5% ऑफ द फ्रेट पेड, तो उसको फ्रेट कितना मिला था बेटा, 1 करोड़, तो 1 करोड़ का कितना परसेंट लेना है, 7.5%, ये उसकी क्या हो जाएगी, इनकम। 7.5% ऑफ द फ्रेट पेड टू द ओनर, ओनर को जो भी 7.5% मिला होगा, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, चाहे वो इंडिया में मिला हो चाहे इंडिया के बाहर, शेल बी डीम्ड, तो उसको मान लेना है, डीम्ड यानी मानना, तो उसको मान लेना है टू बी इज टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम कितनी मान लेते, 7.5 लाख, एंड शेल बी टैक्स, और उस पर टैक्स लगाया जाएगा एट द रेट कितने परसेंट से, 40% से, फॉरेन कंपनीज पे लगता है 40% से। अगला पॉइंट है बेटा पर्सन्स लिविंग इंडिया, पर्सन्स लिविंग इंडिया, ऐसे बंदे जो इंडिया छोड़कर जाने वाले हैं। मान लो बेटा मैंने असेसमेंट ईयर 23-24 में 5 महीने इंडिया के अंदर काम किया, और इन 5 महीने इंडिया के अंदर काम करके अब मैं इंडिया छोड़कर जाने वाला हूँ, और ये बात असेसिंग ऑफिसर को मैंने बता दी है या उसे पता है, तो फिर वो क्या करेगा, मैंने जो इस साल 23-24 में 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने या 12 महीने जो भी अपन ने पैसा कमाया होगा मैंने, उस पर वो इसी साल मुझसे टैक्स ले लेगा, क्योंकि मैं तो इंडिया छोड़कर जा रहा हूँ और वापस इंडिया में आने वाला नहीं हूँ, तो मुझसे इसी साल के ले लेगा, मेरी 5 महीने या 10 महीने की इनकम पे टैक्स ले लेगा। तो लिख रहा है बेटा अपने पास, दिस सेक्शन अप्लाइज व्हेन इट अपीयर्स, जब लग जाए असेसिंग ऑफिसर को यानी इनकम टैक्स ऑफिसर को, दैट एन इंडिविजुअल, की वो इंडिविजुअल बंदा मे लीव इंडिया, इंडिया छोड़कर जाएगा ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर, 23-24 में इंडिया छोड़कर जाएगा, और शॉर्टली आफ्टर इट्स एक्सपायरी, या 23-24 खत्म होने के बाद छोड़कर जाएगा, एंड ही हैज नो इंटेंशन फॉर कमिंग बैक टू इंडिया, और उसका कोई इरादा नहीं इंडिया वापस आने का। इन केस ऑफ सच पर्सन, तो ऐसे बंदे के लिए टोटल इनकम फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से इनकम को गिना जाएगा टू द प्रोबेबल डेट ऑफ हिज डिपार्चर, जब वो इंडिया छोड़कर जा रहा है। मान लो 1 अप्रैल से लेकर और मई, या फिर वो बंदा इंडिया छोड़कर जा रहा है 1 अक्टूबर 2023 को, तो 1 अप्रैल 2023 से 1 अक्टूबर 2023 तक की इनकम गिनी जाएगी, और फिर उस पर क्या लगा दिया जाएगा बेटा, टैक्स लगा दिया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन या बीओआई क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर सिटी मॉल बनाने के लिए अपन किसी भी पर्संस ने हाथ मिलाया, ग्रुप बनाया, तो उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और सिटी मॉल बनाने के बाद वो चारों बंदे या उनका ग्रुप क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन क्या होता है बेटा, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे होते हैं, भगवान के मंदिर होते हैं, स्थान होता है, इनसे भी टैक्स लिया जाता है। जो बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे होते हैं, इनसे भी क्या लेती है, इनका गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है। तो ये बोल रहा है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मान लो अपन ने खाटू श्याम जी का जागरण कराया 10 दिन के लिए, तो उस जागरण में 10 दिन में जो भी पैसा आएगा 2 करोड़ 3 करोड़, उसमें भी अपन को सेम ईयर में जैसे पैसा कमाया होगा वैसे क्या चुकाना होगा, टैक्स चुकाना होगा। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में तो यही होता है, सिटी मॉल बनाया, उसके बाद जो भी पैसा कमाया, उसके बाद सारे इंसान क्या हो जाएंगे, अलग अलग, तो उस पे उसी ईयर अपने को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद उन बंदों का ग्रुप क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। दिस सेक्शन अप्लाइज, ये सेक्शन अप्लाई होता है वेयर द असेसिंग ऑफिसर, जब इनकम टैक्स ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन, उसका विचार हो दैट एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, की कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए फॉर्म होते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, इज लाइकली टू बी डिसॉल्व, और ये बंद हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे इन दी असेसमेंट ईयर, उसी ईयर में इन विच इट इज फॉर्म, जिस ईयर में इन्होंने ग्रुपिंग करी थी, आपस में हाथ मिलाया था, वैसे ही उसी ईयर में सिटी मॉल बन जाएगा, उसके बाद ये लोग क्या हो जाएंगे, जुदा जुदा हो जाएंगे। और इमीडिएटली आफ्टर सच असेसमेंट ईयर या 23-24 जैसे खत्म होएगा, उसके बाद इनका ग्रुप क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। द टोटल इनकम फ्रॉम 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से लेकर जिस ईयर पे, जिस तारीख को ये डिसॉल्व होंगे, बंद होंगे, उस ईयर तक इनकम अपन कैलकुलेट करके क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, ऐसे बंदे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिए, ताकि वो टैक्स क्या कर दे, अवॉइड कर दे, बचा ले।
दिस सेक्शन अप्लाइज, ये सेक्शन अप्लाई होता है व्हेन इट अपीयर्स, जब ऐसा लगता है असेसिंग ऑफिसर को दैट अ पर्सन इज लाइकली टू सेल, कि एक बंदा प्रॉपर्टी सेल कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, डिस्पोज ऑफ यानी खत्म कर देगा उसकी एसेट यानी प्रॉपर्टी, सो एज टू अवॉइड हिज टैक्स लायबिलिटी, ताकि उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाए, बच जाए, टैक्स ना चुकाना पड़े। तो इस केस में क्या करेंगे, द टोटल इनकम फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर उस एसेट की 1 अप्रैल से लेकर जिस डेट तक उसने इस प्रॉपर्टी असेसिंग ऑफिसर कमेंस करेगा प्रोसेस उस एसेट के लिए, जिस डेट पे असेट प्रोसेस करेगा उस डेट तक की इनकम कैलकुलेट करके उस पे क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। डिसकंटिन्यूड बिजनेस क्या हो जाएगा, जैसे मान लो इस ईयर में मैंने देखा मेरा जो बिजनेस है वो चलता नहीं, ज्यादा तंत्र नहीं है उसको चलाने से, तो मैं उसको क्या करूंगा, आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने बाद क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। 23-24 में बिजनेस को 5 महीने कमाऊंगा, उसके बाद बिजनेस क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर को दे दूंगा, तो उसको पता लग जाएगा कि भैया 5 महीने बाद बिजनेस क्या कर देंगे, बंद। तो 5 महीने तक जो भी इनकम कमाऊंगा उस पे एंड टू एंड मुझे क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड टू एंड क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेटा इसके अंदर भी वही लिख रहा है। तो बेटा ये जो 5 पॉइंट थे कौन से थे, ये अपने एक्सेप्शंस थे कि जिस ईयर में पैसा कमाते हैं उसी ईयर में टैक्स चुकाना पड़ता है, ना कि अगले साल चुकाना है। जिस ईयर में कमाया है उसी ईयर टैक्स पे करना है, ना कि अगले साल पे करना है, ये एक्सेप्शंस है। अब बाकी क्वेश्चन नंबर 3 तो बेटा टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं करा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी अगली क्लास है तो टाइम की शॉर्टेज है, तो आप लोग इन्हीं को पढ़ लीजिएगा 2 क्वेश्चंस को, और बाकी की जो थ्योरी लेक्चर्स है या चैप्टर्स है थ्योरी के, वो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मेरे यूट्यूब चैनल द विनय सर पे अपलोड की हुई है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा थ्योरी की वीडियोस, और आप लोग इन वीडियोस को पढ़ के थ्योरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइएगा। और जो बच्चे प्रैक्टिकल करके आएंगे वो प्रैक्टिकल तो करके आएंगे सही, लेकिन बेटा आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ के ऐसा लगता है कि यार ये प्रैक्टिकल गलत हो सकता है, तो फिर आप लोग इनके थ्योरी ही अटेम्प्ट करें। और थ्योरी में 10 मार्क्स में अपन को 3 पेजेस और 5 मार्क्स के 20 मार्क्स के अंदर 5 पेजेस लिखने होते हैं, तो आप देख